ओके, हमने पिछले क्लास में जहां पे हमने लीव किया था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी और बताऊंगा इन ऑर्डर टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर। मैंने आपको बताया था बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स isolated gaseous state या in its gaseous state where the atom is not in vicinity of other atoms of its same type. एग्जाम्पल के लिए जैसे मानिए मेरे पास लिथियम है, अगर लिथियम जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो लिथियम के जितने भी एटम्स होंगे दे विल बी वेरी टाइटली पैक्ड, बट वंस यू सप्लाई द एनर्जी एंड यू टेक दिस लिथियम फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू इट्स गैसियस फॉर्म, जैसे ये लिथियम गैसियस फॉर्म में जाएगा तो ये एटम्स जो उसके जो अभी तक टाइटली पैक थे, आपको पता है गैस में एटम्स आर हेल्ड वेरी फार अपार्ट सच दैट द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गैसेस जो है होगा वो बहुत ज्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए सॉलिड स्टेट में हमने आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, आवर कैलकुलेशन विल नॉट बी एक्यूरेट बिकॉज जब भी आप एनर्जी निकाल रहे होंगे उस मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम से निकाल रहे होंगे उस समय बगल के जो एटम्स हैं वो भी उस इलेक्ट्रॉन पे अपना इफेक्ट इंपार्ट कर रहे होंगे। एज रिजल्ट की जो आपका कैलकुलेशन आया होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन जब ये गैसियस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में इसके नेबरिंग एटम्स इससे बहुत ही ज्यादा दूर होगा, तो एज रिजल्ट जो आप कैलकुलेशन करेंगे मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, वो आपका एक्यूरेट आएगा बिकॉज दैट एनर्जी विल नॉट बी हिंडर्ड बाय सम अदर फैक्टर्स लाइक अट्रैक्शन ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स या फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड सो ऑन। तो दैट्स व्हाई जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो उसके डेफिनेशन में लिखा रहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। Now we will see about the trend, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का when we traverse down the group. Suppose if I take अगर मैं लोअर क्लासेस में जिस तरह से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम का बनाते थे मैं उस तरह से बनाऊं। लिथियम, ये न्यूक्लियस, लिथियम का न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होंगे और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद की शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं सोडियम को लूं, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं पोटेशियम लूं 2, 8, 8 और फिर उसके बाद 1 एंड सो ऑन। तो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं मींस इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू हैव टू एक्सर्ट इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। वो एनर्जी जो आपको लगाना पड़ेगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो कितनी एनर्जी आप लगाएंगे ये डिपेंड करता है किस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। मींस ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस एनर्जी से जुड़ा हुआ है या न्यूक्लियस क्या फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 चार्जेस के बीच में होता है इट इज गिवन बाय, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जो 11th में है वो बस ये याद रखिए, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between the charges। जैसे अगर मैं ये केस लूं तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स और किसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है दैट इज दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें जो ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन जो रेडियस होगा लेट मी डिनोट इट विद RLI अपॉन RLI का स्क्वायर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिस्टेंट फॉर लिथियम। फॉर सोडियम this force is directly proportional to 11 protons because सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है अपॉन रेडियस ऑफ सोडियम का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर आप पोटेशियम में देख लीजिए इट विल बी 19 प्रोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन R K का होल स्क्वायर। This 19 protons not a number, 19 protonic charge. This electron is not a number, it's 1 electronic charge. आपको पता है कि 1 प्रोटॉन में 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है और 1 इलेक्ट्रॉन में भी 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, बस उनका साइन अलग अलग होता है। नाउ अगर आप इन फोर्सेस को देखिए
तो यहां पे जो फोर्स है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है, 3 प्रोटॉनिक चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहां पे फोर्स 11 प्रोटॉनिक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहां पे फोर्स 19 प्रोटॉनिक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहां पे 3 प्रोटॉनिक चार्ज है, यहां पे 11, यहां पे 19 और ये 1 इलेक्ट्रॉनिक, तो सेम है। तो यानी अगर न्यूमरेटर सबका देखें तो एज वी गो डाउन द ग्रुप न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, सो फोर्स मस्ट इंक्रीज। लेकिन दूसरा फैक्टर अगर आप रेडियस का देखिए, और ये आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रेडियस बढ़ेगा, रेडियस के बढ़ने की वजह से फोर्स घटेगा। अब यह है कि चार्जेस के प्रोडक्ट की वजह से फोर्स बढ़ना चाहिए, लेकिन रेडियस की वजह से फोर्स घटना चाहिए। तो मैं किस फैक्टर को, मतलब किस फैक्टर को अकाउंटेबल मानूं आयनाइजेशन एनर्जी को, क्या इस फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए? देखिए रेडियस का फैक्टर का स्क्वायर है, लेकिन चार्ज के फैक्टर में 3 प्रोटॉनिक है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो फिक्स है, सिर्फ आपके मल्टीप्लीकेशन में 3, 11 या 19 आ रहा है। तो स्क्वायर मींस किसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना, एज कंपेयर टू यहाँ पे 3 प्रोटॉनिक और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है। तो स्क्वायर का फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा, मींस आप ये कह सकते हैं मोर इज द रेडियस लेस विल बी द फोर्स। इसलिए डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ, इसे मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज फैक्टर इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस द फोर्स डिक्रीजेस, या फोर्स डिक्रीजेस एंड हेंस न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस एंड हेंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the electron from the outermost shell decreases, and hence we can say that ionization energy decreases. इसे मैं एक बार लिख दे रहा हूं। Down the group, what happens? Effective nuclear charge increases because number of charge in the nucleus increases, that is atomic mass increases. Effective nuclear charge increases, that is you can say atomic mass increases, and atomic radii also increases. That is distance between nucleus and outermost electron increases, and outermost electron, that is distance between nucleus and outermost electron increases. Out of these two factors, the distance factor is dominant compared to atomic mass factor. So we can say as the distance increases, nuclear pull, that is the pull on the outermost electron due to nucleus decreases, and hence it takes very less amount of energy to remove the electron from the outermost shell, and that's why down the group ionization energy decreases. Please don't write it effective nuclear charge, because effective nuclear charge में आप सब कुछ लेंगे. It's better to take it that atomic mass increases. Down the group atomic mass increases and atomic radius also increases. That is distance between the nucleus and outermost electron increases. But the distance factor is dominant compared to atomic mass, and hence the amount of energy required to remove the outermost electron decreases, and hence ionization energy decreases. I hope so this point is well taken. No. Next physical property is hydration enthalpy. Hydration enthalpy. Let us see what is hydration enthalpy. देखिए basically hydration enthalpy
मतलब ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जाके चेक कर पाएंगे कि क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, बट एक हम फिजिकल पिक्चर बना सकते हैं ताकि जब भी हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कोई ट्रेंड डिसाइड करना हो या कुछ डिसाइड करना हो तो उस फिजिकल पिक्चर के बेसिस पे हम उन चीजों को डिसाइड कर लेते हैं। तो जनरली देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है कि जब भी कोई से एल्कली मेटल के आयन से कैटायंस लाइक लिथियम अगर है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये Li+ कहलाएगा, सोडियम Na+, K+ एंड सो ऑन। जब एल्कली मेटल के कैटायन वाटर के अंदर डाले जाते हैं या वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे जाते हैं तो ये कैटायन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन में दे रिलीज अ पार्ट ऑफ सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो the amount of energy released when alkali metal ion interacts with water molecule is called hydration energy or hydration enthalpy. Hydration energy या hydration enthalpy. Now the point is, ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। What do we mean by interacts with? कैसा इंटरेक्शन? इंटरेक्शन could be of any form. क्या मतलब कोलाइड कर रहे हैं जाकर या फिर क्या नाम का है रिवॉल्व कर रहे हैं, सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन तो होना चाहिए। तो इंटरेक्शन कैसा है, मतलब किस टाइप का इंटरेक्शन और कैसा इंटरेक्शन कि एनर्जी लिबरेट हो रही है। मतलब आप अगर एल्कली मेटल के आयन को वाटर में डाल रहे हैं तो आपका सोल्यूशन थोड़ा गर्म हो जाएगा बिकॉज इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने देखा भी होगा कि सोडियम वगैरह को अगर आप पानी में डालते हैं इट कैचेस फायर, या पोटेशियम को पानी में डालेंगे इट विल कैच फायर, इट विल गो राउंड एंड राउंड, इट विल मतलब घूमते रहेगा पानी के सरफेस के ऊपर। तो ऐसा क्या होता है, तो हमें ये इंटरेक्शन समझना है। इसी का फिजिकल सेंस अगर हम समझ लेते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कभी भी किसी भी ग्रुप में या किसी भी एलिमेंट का आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी में कोई ट्रेंड चेक करना होगा तो फिजिकल पिक्चर आपके पूरे तरीके से काम में आएगा। तो लेट्स सी व्हाट दिस इंटरैक्ट्स या व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन हियर इट इज। जनरली जो इंटरेक्शन है ये ऐसा तो है नहीं कि मैं जो आपको इंटरेक्शन बताऊंगा ये एग्जैक्ट यही चीज है, बट इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मतलब फिजिकल पिक्चर देगा, दैट्स ऑल। सपोज अगर मेरे पास मान लीजिए बीकर है और बीकर के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट मैं उनमें से कुछ ही दिखाऊंगा। सपोज बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस, बहुत सारे, ठीक है, दे आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ देम। और मान लीजिए मैं इसके अंदर एक एल्कलाई मेटल कैटायन को इंट्रोड्यूस करता हूं, इधर वाइट सॉल्ट या समथिंग। एक Na+ यहां पर है। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। जैसे ही ये लोन पेयर ऑक्सीजन के इस पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं, दे रश टुवर्ड्स दिस कैटायन, ये रश करते हैं, मींस इस रशिंग में दे गेन सम काइनेटिक एनर्जी, और जैसे वो इसके पास आकर रुक जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड, वीक बॉन्ड बन जाता है या वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। जैसे ही ये रश करके यहां पे जाते हैं, द पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व इन रशिंग इज लिबरेटेड आउट इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जैसे अगर मैं कहूं एक कार है आपके पास और वो कार v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तब तक एक दीवार बीच में आ जाए, तो जैसे ही कार इस पर टकराएगा, इसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चला जाएगा, इट विल गेट लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, उसके बोनेट में से धुआं निकलने लगेगा। सेम वही चीज है कि यहां पे अगर ये मॉलिक्यूल्स जब इस Na की तरफ रश करेंगे, दे विल गेन सम वेलोसिटी एज वेल दे विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, और जैसे वो इसके पास पहुंच के रेस्ट पे आएंगे, यही काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड दिस लिबरेटेड हीट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। आई होप सो द पॉइंट इज वेल टेकन। आप माइंड में पिक्चर कैसे बनाएंगे, आपको बस एक एल्कली मेटल डालना है और देखना है कि वाटर उसकी तरफ रश कर रहा है, रश करने में जैसे उसके पास आकर वो रुकेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया था उसी काइनेटिक एनर्जी को वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिसिपेट कर देगा। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट क्लियर है, तो अब हम ये देखेंगे कि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होगा। मतलब Li+ को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितना हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, Na+ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितना एंथैल्पी होगा, मतलब किस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, किसमें कम।
इस चीज को समझने के लिए अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं तो जनरली जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस लिथियम प्लस बनेगा। अगर मैं लिथियम का एटम बनाऊं तो सबसे छोटा एटम यही होता है ग्रुप 1 में, लिथियम सोडियम में। तो इस पूरे इतने बड़े एटम पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं सोडियम की बात करूं, इसके ऊपर भी 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। इस पूरे सोडियम एटम पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली पोटेशियम का ये और बड़ा होगा। फिर थोड़ा सा बढ़कर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड द साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सीजियम एंड फ्रांसियम और बड़े बड़े होंगे। तो अगर देखिए इस चीज को हम कहेंगे, अगर मैं इसका चार्ज डेंसिटी निकालूं, चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या इसे कितने लोग पर यूनिट वॉल्यूम के जगह चार्ज बाय रेडियस की बात करते हैं। देखिए इसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी लेकिन चार्ज 1 यूनिट का है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। इसका वॉल्यूम थोड़ा लिथियम से ज्यादा है, तो इस पे 1 यूनिट का चार्ज थोड़ा डिस्पर्स मैनर में होगा। इसमें और स्पार्सली डिस्पर्स करेगा और ये और ज्यादा डिस्पर्स करेगा। मतलब लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे हाई होगा। इस पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। इस पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे वो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। यहां पे वो सरफेस एरिया और ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा स्पार्सली स्प्रेड होगा। जैसे अगर मैं कहूं आप एक इंक का ड्रॉपर लीजिए और आप अलग अलग फोम रखिए, एक छोटा फोम, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, और सब पे आप एक एक ड्रॉप इंक गिराइए या एक एक ड्रॉप वाटर गिराइए, तो जो सबसे छोटा फोम होगा वो सबसे ज्यादा गीला होगा क्योंकि वाटर उसमें बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। तो वही चीज है, मतलब जितना छोटा साइज और चार्ज 1 यूनिट का ही है, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो बहुत ही हैवीली डेंस, मतलब डेंसली डेंस रहेगा, बहुत ज्यादा। That is charge density will be very high for lithium, then for sodium, then potassium, then rubidium, then cesium and then francium. तो अगर अब देखिए यहां से बात समझ में आ गई ये चीज, तो यानी कि अगर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा लिथियम की है, तो यानी कि अगर आप पानी में एक लिथियम कैटायन को डालते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करिए ऑक्सीजन का लोन पे इस प्लस में, वो सबसे ज्यादा लिथियम के केस में होगा बिकॉज चार्ज इज हैवीली कंसंट्रेटेड। और मैंने अभी बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q2 तो मान लीजिए लोन पेयर है और Q1 क्या है, बहुत ज्यादा लिथियम के लिए, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेजी से इधर खींचेगा, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन होगा और फिर जब वो रेस्ट पे आएगा ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। इसलिए लिथियम के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घटते जाएगा एंड द रिलीज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। यानी अगर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका Li+ के लिए, फिर Na+, फिर K+, फिर Rb+, फिर Cesium+, because and the reason is charge density of lithium cation is maximum. Charge density of lithium Li+ is maximum due to its smallest size. Due to its smallest size. And this is the reason कि जो लिथियम कैटायन, जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली हाइड्रेटेड होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग, इसे आप एक बार देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसे हटा रहा हूं, आप पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं। जनरली लिथियम के जो सॉल्ट होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, इसी रीजन की वजह से वो लिथियम की साइज बहुत छोटी है। जैसे मान लीजिए आपने LiCl को पानी में डाला, Li+ और Cl- में टूट गया, तो Li+ के इर्द गिर्द मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, मतलब इर्द गिर्द ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि LiCl का क्रिस्टल जो होता है ये LiCl.2 वो लिखते हैं कि एक LiCl के इर्द गिर्द 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, ये एक एडहेसिव की तरह काम करता है 2 क्रिस्टल को जोड़ने के लिए, जिसके वजह से
जैसे ये LiCl आपको क्रिस्टल फॉर्म में क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाटर जो है ये इनको जोड़ जोड़ के क्रिस्टल बना देगा। जैसे ऐसे देखिए, जैसे Li+Cl- है, इसके इर्द गिर्द H2O है, मान लीजिए यहां पे है, फिर यहां पे Li+ एक Cl- है, इसके इर्द गिर्द भी आपका ये H2, ये इधर भी थोड़ा सा बॉन्ड यहां पे बना रहा है ये ऑक्सीजन। डोंट गेट इनटू दैट डिटेल, बस ये याद रखिए कि ये जो है H2O ये कैटायन को घेर लेता है, जिसके वजह से ये कैटायन दो सेम टाइप के LiCl के बीच में वाटर मॉलिक्यूल एक ब्रिज की तरह काम करता है कि वो जुड़ जाए, और इस तरह से जुड़ के वो एक सॉलिड अपीयरेंस या क्रिस्टल का अपीयरेंस ले लेते हैं। दैट्स व्हाई LiCl जनरली आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे ज्यादा मिलता है, बिकॉज इट्स सॉल्ट इज जनरली हाइड्रेटेड, एंड द रीजन बिहाइंड इज हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम, और उसका रीजन क्या है, लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है। आई होप सो हाइड्रेशन थेरेपी इसका समझ